हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसे रिलीज़ होते हैं, कहाँ से रिलीज़ होते हैं और कैसे अपने वर्क को करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी अभी ये पढ़ा कि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है जब हमारे बॉडी में एंटर करता है और सेल के साथ वो जब अटैच होता है तो हमारी सेल्स उसको फैगोसाइट्स करती हैं, उसको किल करती हैं और किल करने के बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के रूप में कन्वर्ट होकर के हमारे और सेल्स को एक मैसेज भेजती हैं कि जिससे हमारी और सेल एक्टिवेट हों और अपना वर्क करें। तो उस मैसेज को भेजने के लिए हमारे उन्हीं कुछ सेल्स से जो है साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन और इंटरफेरॉन नाम के केमिकल्स निकलते हैं, प्रोटीन निकलते हैं, जो कि जो है आपस में मैसेजिंग करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। साइटोकाइंस आर इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ग्लाइकोप्रोटीन। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग है। इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग मीन्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर सके, एक्टिवेट कर सके। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, इसीलिए ये साइटोकाइंस के लिए हमारे सभी सेल्स में, चाहे मैक्रोफेजेस हों, एनके सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, इन सब सेल्स के जो इम्यून सेल्स हैं, इन सब सेल्स के ऊपर साइटोकाइंस के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं और उन रिसेप्टर में जाकर के अटैच होते हैं और फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स को शो करते हैं और हमारी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। साइटोकाइंस में अफेक्ट द सेम सेल इट वॉज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो साइटोकाइंस अपने खुद की, जिस सेल से ये खुद सिक्रीट हुए हैं, उस सेल को ये खुद अफेक्ट कर सकते हैं एज अ ऑटोक्राइन की तरह। खुद सेम सेल से निकल करके सेम सेल को ही पे ही अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं, या अपने नियर बाई सेल्स पे इफेक्ट दिखा सकते हैं एज पैराक्राइन के जैसे अपने अगल बगल की सेल को ये एक्टिवेट कर सकते हैं, या होल बॉडी की सेल को ये एक्टिवेट कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं जैसे फीवर में होता है। टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस। तो सबसे पहले इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस फ्रॉम बाय ल्यूकोसाइट सेल एंड एक्ट ऑन द ल्यूकोसाइट्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ल्यूकिन मीन्स कि कुछ ल्यूकोसाइट सेल से निकलने वाला और प्राइमरली ल्यूकोसाइट पे अटैक करने वाला। ऐसा नहीं कि इंटरल्यूकिन और सेल से नहीं निकलेंगे या और सेल्स पे अटैक नहीं करेंगे, बट प्राइमरली इनका जो वर्क होता है, इनका जो इफेक्ट होता है वो ल्यूकोसाइट सेल पर होता है। लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट सेल्स एंड मोनोकाइंस प्रोड्यूस बाय मोनोसाइट सेल। कीमोकाइंस ये कीमोटैक्टिक नेचर के होते हैं। ये साइटोकाइंस जो है हमारे मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, एनके सेल से रिलीज होते हैं और अदर जो है मैक्रोफेजेस, एनके सेल, डेंड्राइटिक सेल को एक्टिवेट करते हैं कि वो फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स को शो करें। इंटरफेरॉन हमारे वायरस से इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होता है एज एंटीवायरल रिस्पॉन्स शो करता है। ये वायरस फर्दर हमारी सेल में वायरस के रिप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हमारे ब्लड सेल की ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा, ये हमारे मैक्रोफेजेस से प्रोड्यूस होता है, मोनोसाइट से, और हमारी बॉडी में नेक्रोसिस और जो प्रोग्राम सेल डेथ है उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रॉपर्टी ऑफ साइटोकाइंस, तो हम देखेंगे सबसे पहले रिडंडेंसी। मैनी साइटोकाइंस हैव द सेम टारगेट, मतलब वो साइटोकाइंस एक सेल से यहाँ रिलीज़ हो रहे हैं, जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको। टी हेल्पर सेल्स से रिलीज़ होते हैं, जिसपे CD4, टी हेल्पर सेल पे CD4 मार्कर होता है। ये टी हेल्पर सेल से रिलीज हुए इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 और बी सेल को प्रोलिफरेट किया, बी सेल को एक्टिवेट किया, बी सेल को प्रोलिफरेट किया मेमोरी सेल में और फर्दर प्लाज्मा सेल में, और फिर प्लाज्मा सेल ने अगेन एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया और ये एंटीबॉडी जो है सॉल्युबल फॉर्म में हमारे ब्लड में होती है और ये एंटीबॉडी फिर फर्दर एंटीजन को जो है पहचानती है और उसको जो है फैगोसाइटोसिस, उसको किल करने के लिए फिर फर्दर अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है।
प्लीरियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, तो प्लीरियोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है इसकी कि ओनली वन इंटरल्यूकिन कैन शो द डिफरेंट फंक्शंस। एक ही इंटरल्यूकिन कई सारे फंक्शन शो कर सकता है। जैसे टी हेल्पर सेल से इंटरल्यूकिन 4 का सिक्रीशन होता है जो बी सेल प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थाइमोसाइट प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड मास्ट सेल प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम एक एक करके साइटोकाइंस के जितने प्रकार हमने पहले देखे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरल्यूकिन, एनी क्लास ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम द ल्यूकोसाइट एंड टी हेल्पर सेल रेगुलेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करेगा। ये इंटरल्यूकिन स्टोर नहीं किए जा सकते बल्कि रैपिडली तुरंत सिक्रीट होते हैं हम जो है किसी भी वायरस पार्टिकल या बैक्टीरियल पार्टिकल के इन्फेक्शन के बाद। वंस दे प्रोड्यूस, एक बार ये प्रोड्यूस हो गए तो हमारी बॉडी में ट्रैवल करके हमारे ब्लड सिस्टम से या हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से ट्रैवल करके ये रिसेप्टर सेल में जाते हैं और उसकी सेल सरफेस से अटैच होते हैं और जो भी फर्दर इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। तो इसी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरल्यूकिन फर्स्ट के बारे में। ये मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और फाइब्रोब्लास्ट से सिक्रीट होता है और टी सेल, बी सेल, मैक्रोफेजेस, एंडोथेलियम सेल पे ये अफेक्ट करता है। ये ल्यूकोसाइट को एक्टिवेट करता है और लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है और ल्यूकोसाइट के एडहीसन को जो है स्टिमुलेट करता है एंडोथेलियल सेल से। क्योंकि सपोज ये हमारा ब्लड वेसल है, हमारे ब्लड वेसल्स में जो ल्यूकोसाइट बह रहे हैं वो जो है हमारे एंडोथेलियम, जो हमारी टिश्यू की सेल्स हैं, आके एंडोथेलियम से अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं हमारी बॉडी के में और जो भी इनका इम्यून रिस्पॉन्स है उसको आकर के हमारे टिश्यू में शो करते हैं। इसी की वजह से हमें फीवर और ये सब कुछ फील होता है। ये TNF अल्फ़ा, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा को भी एक्टिवेट करते हैं। फिर फर्दर ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा हमारे जो है सेल्स पे MHC कॉम्प्लेक्सेस को एक्टिवेट करता है और MHC कॉम्प्लेक्स एंटीजन को जो है प्रेजेंट करते हैं अपने ऊपर। और इस तरीके से हमने इंटरल्यूकिन फर्स्ट का काम देखा। नाउ इंटरल्यूकिन सेकेंड टी सेल से सीक्रेट होता है और ये टी सेल पर ही वर्क करता है। ये टी सेल के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरल्यूकिन 3 ये टी सेल से रिलीज होता है एंड बोन मैरो सेल्स पे काम करता है, बी सेल पे। ये बोन मैरो सेल में हमारे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमारे बोन मैरो में हिमेटोपोइटिक सेल होती है। ये सेल दो तरीके के प्रोजेनेटर सेल में डिवाइड हो जाती है। एक माइलिनॉइड प्रोजेनेटर, दूसरा लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। माइलॉइड जो प्रोजेनेटर है ये फर्दर हमारे जो है बॉडी में फर्दर हमारे ब्लड सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे जो है प्लेटलेट्स को बनाने के लिए, हमारी बॉडी में इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए और हमारी बॉडी में ग्रेनुलोसाइट यानी ल्यूकोसाइट को बनाने के लिए। वो चाहे हमारा जो है बेसोफिल हो, इयोसिनोफिल हो, न्यूट्रोफिल हो, मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल, ये सब माइलिनॉइड प्रोजेनेटर से बनते हैं। तो इसके लिए माइलिनॉइड प्रोजेनेटर के को एक्टिवेट करने के लिए इंटरल्यूकिन 3 रिस्पॉन्सिबल है। इंटरल्यूकिन 4 टी सेल से रिलीज होता है और ये बी सेल और टी सेल पे वर्क करता है। ये फर्दर बी सेल को ग्रोथ फैक्टर है ये, और ये बी सेल को प्रोलिफरेट करता है प्लाज्मा सेल में और फिर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। इंटरल्यूकिन 5 ये टी सेल से प्रोड्यूस होता है और बी सेल पे वर्क करता है, ये ग्रोथ फैक्टर है। इंटरल्यूकिन 6 टी सेल, बी सेल और मैक्रोफेजेस पे काम करता है और से निकलता है और बी सेल पे वर्क करता है। ये बी सेल के डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटरल्यूकिन 7 लिम्फोसाइट से निकलता है, ये बी सेल और टी सेल पे वर्क करता है। ये हिमेटोपोइटिक सेल जो हमारी स्टेम सेल थी उससे लिम्फॉइड प्रोजेनेटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके से हमने देखा था दो तरीके के प्रोजेनेटर में डिवाइड होता है हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, माइलिनॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। तो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर के लिए हमारा इंटरल्यूकिन 7 रिस्पॉन्सिबल है और माइलिनॉइड प्रोजेनेटर के लिए हमारा इंटरल्यूकिन 3 रिस्पॉन्सिबल था। और फिर फर्दर लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से हमारा टी सेल और बी सेल का फॉर्मेशन होता है। इंटरल्यूकिन 8 हमारा टी सेल और मैक्रोफेजेस से सीक्रेट होता है और ये ग्रेनुलोसाइट पे वर्क करता है। ग्रेनुलोसाइट मीन्स जिसके पास ग्रेन्यूल्स हैं, हमारा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल
ये स्टिमुलेट करता है हमारे न्यूट्रोफिल को और कीमोटैक्सिन को जो फर्दर, और ये इनहिबिट करता है एडिशन को, जो कि हमारा इंडोथीलियल सेल से हमारा ल्यूकोसाइल एडिशन होता है उसको ये इनहिबिट करता है। क्योंकि हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट ही हो, कब उसको इनहिबिट भी करना ज़रूरी है जब जो है फर्दर वर्क पूरा हो जाए। इंटरल्यूकिन 10 टी सेल से रिलीज़ होता और मैक्रोफेजेस पे काम करता है। ये भी इनहिबिटर की तरह काम करता है। ये सप्रेस करता है टी सेल डेवलपमेंट को और इनहिबिट करता है हमारे मैक्रोफेजेस को कि अब जो है ये अपना काम को स्टॉप करें। अब हमारा जो है जब बॉडी इम्यून रिस्पांस शो कर देगा और फर्दर वो ठीक हो जाएगा उस एंटीजन के जो है के आने के बाद, तो फिर सप्रेस करने का जो काम है वो इंटरल्यूकिन 10 करेगा। इंटरल्यूकिन 12 ये मैक्रोफेजेस से सीक्रेट होता है और टी सेल पे काम करता है। ये इन्हेंस करता है हमारे बी सेल के एक्सप्रेशन को और ये इन्हेंस करता है इंटरफेरॉन गामा को, और टी सेल को एक्टिवेट करता है और एनके सेल को भी एक्टिवेट करता है। अब हम देखेंगे इंटरफेरॉन के बारे में। तो इट इज़ अ सिग्नलिंग प्रोटीन रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल मीन्स कि जो इंटरफेरॉन होते हैं ये हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज़ होते हैं, और ये प्रोटीन जो है उनके पास एबिलिटी होती है हमारे एनके सेल मैक्रोफेजेस के रिसेप्टर, इनके ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं एमएचसी रिसेप्टर, उनको अप रेगुलेट करने की। ये एमएचसी जो है वो एंटीजन को जो है इन शो करेंगे अपने ऊपर, जो है ये एक्टिवेट होकर के ये फीवर, मसल पेन और फ्लू लाइक सिम्टम्स भी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरफेरॉन को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 में का एग्जाम्पल है इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं जिसे इंटरफेरॉन अल्फा बीटा रिसेप्टर कहा जाता है। तो इंटरफेरॉन अल्फा बीटा हमारे फाइब्रोनोब्लास्ट और मोनोसाइट सेल से रिलीज़ होते हैं, और ये जो है रिलीज़ होते हैं और प्रिवेंट करते हैं जो है वायरस के रिप्लिकेशन को रोकते हैं। इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा को इंटरल्यूकिन 10 इनहिबिट कर सकता है। अब हम इसके जो है फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो इंटरफेरॉन 1 इनहिबिट द ट्यूमर ग्रोथ इन एनिमल्स। ये एक लार्ज अमाउंट में एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग प्रोटीन काइनेस आर बोलते हैं, PKR, प्रोटीन काइनेस आर। दिस एंजाइम फॉस्फोराइलेट्स द प्रोटीन ELF2 और ELF2 एक्टिवेट करता है ELF2B को। अब ELF2B जो भी वायरस पार्टिकल हमारे अंदर आया है उसके प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं होने देगा। इस प्रकार से जो इंटरफेरॉन 1 है वो हमारे वायरस प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकता है ELF2B के जो है एक्टिवेशन से। अगेन ये एक एंजाइम का प्रोडक्शन करता है जिसे हम लोग RNase L बोलते हैं, जो इंटरफेरॉन के जो हमारा जो है डिस्ट्रॉय करता है RNA को, जो कि हमारी बॉडी में जो है फॉरेन इन्वेडर से अंदर आ गया है। और ये स्टिमुलेट करता है P53 जीन की एक्टिविटी को, जो कि प्रमोट करती है हमारी सेल की एपोप्टोसिस को, मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ को। अगर किसी सेल में कोई प्रॉब्लम हो गई है या किसी तो हमारी बॉडी में प्रोग्राम सेल डेथ के जरिए सेल को जो है डेथ किया जाता है। तो फर्दर हम आगे आने वाले कैंसर्स चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल इंटरफेरॉन इनहेंस द प्रेजेंटेशन ऑफ MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो सभी इंटरफेरॉन के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल को शो करें, और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया कि MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है, और इस तरीके से इंटरफेरॉन की वजह से MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा और वो टी सेल को एक्टिवेट कर देगा, और टी जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल है वो हमारे वायरस इन्फेक्टेड पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देगी। टाइप सेकेंड इंटरफेरॉन, तो इंटरफेरॉन जो गामा है वो ओनली 1 एक टाइप सेकेंड इंटरफेरॉन है, जो कि हमारा जो है रिलीज़ होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल हेल्पर टी सेल से इंटरल्यूकिन 12 के जो है रिलीज एक्टिविटी के बाद।
जब इंटरल्यूकिन 12 जो है हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल और टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देगा, तो ये सेल्स जो है इंटरफेरॉन गामा का सिक्रीशन करेंगी। और इंटरफेरॉन गामा जो है वो जिस रिसेप्टर से बाइंड होता है उसे हम लोग इंटरफेरॉन GR रिसेप्टर बोलते हैं। और ये इंटरफेरॉन GR रिसेप्टर एक हेटेरोडाइमर होता है जो कि इंटरफेरॉन R1 इंटरफेरॉन जो है GR2 दो रिसेप्टर से मिलकर के बना होता है। और इंटरफेरॉन गामा स्टिमुलेट करता है हमारे MHC सेकेंड को, और ये हमारा MHC सेकेंड फिर फर्दर टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देता है, और टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होने के बाद फिर अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। वो हमारे B सेल को एक्टिवेट करता है, और B सेल प्लाज्मा सेल की सहायता से बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, जो कि एंटीबॉडी जा कर के हमारे जो भी बॉडी में फिर फॉरेन पार्टिकल आए उनको किल करते हैं। तो ये पूरा कैस्केड है जो कि इंटरफेरॉन जो है गामा ने जो है एक्टिवेट किया। ये पूरा एक कैस्केड है जो इंटरफेरॉन गामा ने एक्टिवेट किया। टाइप थर्ड, तो ये टाइप थर्ड जो है वो IL-10R2 रिसेप्टर के जरिए अपने रिस्पांस को शो करते हैं, और ये भी इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करने के काम आते हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा के बारे में। तो ये एक सेल सिग्नलिंग प्रोटीन है जो कि इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेशन के लिए, और ये एक्यूट फेज प्रोटीन रिस्पांस रिएक्शन के जरिए हमारी बॉडी में अपना वर्क करता है। इंटरफेरॉन गामा ये जो है एक्यूट फेज प्रोटीन रिस्पांस के जरिए काम करता है। ये प्रोटीन जो है एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है, और मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करती है जो कि हमारे लिवर से सिक्रीट होते हैं। ये इसमें मेनली जो है हमारे मैक्रोफेजेस, टी सेल, NK सेल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, ये सारी सेल जो है ये TNF अल्फा को रिलीज़ करना जो है सिक्रीट कर सकते हैं। और फिर फर्दर जो TNF अल्फा है वो एपोप्टोसिस और जो है के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोग्राम सेल डेथ करता है हमारी सेल का, और इनहिबिट करता है हमारी बॉडी में ट्यूमर को बनने से रोकता है, और वायरस रेप्लिकेशन नहीं होने देता है। तो होप सो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और जो है कमेंट ज़रूर करिए। अभी हम फर्दर जो है और आने वाले वीडियोज़ में जो है NK सेल्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।